नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का द ऑफिसर्स एकेडमी के ऐप पर। इस समय हम लोग भारत के भूगोल में भारत की मृदाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। भारत की मृदाओं तक के प्रश्न भारत की मृदाओं तक के टॉपिक को हमने देखा हुआ है, देख लिया है। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे और आज का जो सेशन होगा इसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में। हमारे भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, नदियों के बारे में बात करेंगे हम लोग कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, उनकी विशेषता क्या है। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। ये समझने का प्रयास करेंगे भारत में नदियों को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं, उनकी विशेषता क्या है। उसके बाद हर एक नदी तंत्र को हम अलग से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। ठीक है। अ, एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो नदियों का टॉपिक है, थोड़ा सा हो सकता है कि इसमें 2 दिन 3 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये। लेकिन नदियों के टॉपिक के बाद के जो टॉपिक हैं, अब वो उतने बड़े टॉपिक नहीं रह जाते हैं, अब छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। जैसे कि भारत का खनिज, तो भारत का जो खनिज है वो एक दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भारत की कृषि, ये एक दिन में कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। मान लीजिए खनिज और कृषि मिलाकर के 3 दिन हमारा लगा। उसके बाद उद्योग जो होगा, उद्योग भी हमारा एक दिन या 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद बिहार से संबंधित कुछ चीजें सब मिलाकर के मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को बताया था कि 10 से 12 दिन की क्लास और बच रही है। 10 से 12 दिन में हम लोग कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल में जो सबसे लंबा और बड़ा टॉपिक जो बच रहा है वही नदियों का टॉपिक है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ज्यादा समय अब नहीं लगेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक के साथ साथ हम लोग भारत की नदियों को और बिहार की जो नदियां हैं उसे भी हम लोग साथ में कवर कर लेंगे। बिहार की नदियों को भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले भारत की नदियों की बात करेंगे। भारत की नदियों में सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे भारत में जल विभाजक क्या है। जल विभाजक, जल विभाजक जिसे वाटर डिवाइड के नाम से जानते हैं। जल विभाजक या वाटर डिवाइड। जल विभाजक या वाटर डिवाइड। जल विभाजक वो क्षेत्र है या वो उच्च क्षेत्र होता है जहां से नदियां दो भिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से नदियां दो भिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। यह एक उच्च भूमि का क्षेत्र होता है जहां से जहां से नदियां दो भिन्न दिशाओं में जहां से नदियां दो भिन्न दिशाओं में जहां से नदियां दो भिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। सिंपल भाषा है जिससे समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जहां से नदी घाटियां विभाजित होती हैं। जैसे आप समझ सकते हैं इस चीज को। इस तरह से एक पर्वतीय क्षेत्र हुआ, इस तरह से एक पर्वतीय क्षेत्र हुआ। तो अब ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये होगा जल विभाजक। ये अपने आप में एक जल विभाजक है। और ये जो जल विभाजक है, यहां से नदियां दो भिन्न दिशाओं में अब बहेंगी। जैसे यहां से नदियों की एक शाखा निकल करके इस तरह से और इस तरह अलग दिशा में प्रवाहित हो सकती है। इसी तरह नदी की एक दूसरी, मतलब नदी का एक दूसरा तंत्र यहां से निकल करके और दो किसी और दिशा में यहां से ऐसे बह सकता है। ठीक है। तो नदियां यहां पर दो भिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। ये होता है जल विभाजक। ये नदियां हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक नदी में जिस स्थान का जल मिलता है, जिस जगह के बहुत सारे छोटी बड़ी धाराओं के मिलने की वजह से, छोटी बड़ी धाराओं के मिलने की वजह से जहां नदी का निर्माण होता है, तो वो जो क्षेत्र होता है उसे हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं या वाटरशेड बोलते हैं।
मतलब जिस जगह पर कैचमेंट एरिया, सॉरी कैचमेंट एरिया बोलते हैं, मतलब जहां पर कई सारी छोटी बड़ी धाराओं के मिलने की वजह से एक नदी का निर्माण होता है। मतलब नदी जिस क्षेत्र से, जिस प्रदेश से शुरू होती है, अब नदी अचानक नहीं शुरू होगी, उसमें कई सारी छोटी बड़ी धाराएं मिल सकती हैं। तो वो सब सारी धाराएं मिल करके और जब एक नदी का रूप लेती हैं तो वो जो पूरा एरिया है उसको नदी का कैचमेंट एरिया कहा जाता है, कैचमेंट एरिया कहा जाता है। तो इसको चलिए समझिए, पहले जब जल विभाजक की बात हुई, अब इसी में देखिए यहां पर अब नदी शुरू हो रही है, तो जब नदी शुरू हो रही है तो कई सारी छोटी बड़ी धाराएं मिल करके एक नदी का रूप ले रही हैं। तो ये नदी का कैचमेंट एरिया हो गया, ये नदी का कैचमेंट एरिया हो गया। ठीक है ना, नदी का कैचमेंट एरिया, नदी का जल ग्रहण क्षेत्र हो गया या कैचमेंट एरिया हो गया। ठीक है, जहां से नदी शुरू हो रही है। उसके बाद जब नदियां बहती हैं तो अपने मार्ग में जब प्रवाहित होती हैं तो कई जगह से बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं। तो जहां तक का जल एक नदी में मिलता है वो सारा एक नदी का बेसिन माना जाता है, नदी का बेसिन माना जाता है। जैसे थोड़ा सा इसको और स्पष्ट किया जाए, जैसे मान लीजिए यहां से एक नदी शुरू हो रही है, तो कई सारी छोटी बड़ी धाराओं के मिलने से नदी की शुरुआत हो रही है। तो ये नदी का जल ग्रहण क्षेत्र होगा, नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। ठीक है, नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट, नदी का कैचमेंट एरिया। इसी तरह यहां पर भी आप देखेंगे छोटी बड़ी बहुत सारी धाराएं मिल रही हैं, तो एक नदी का निर्माण हो रहा था। ये क्या हुआ, ये नदी का कैचमेंट एरिया हुआ। ठीक है, इसके बाद अब एक नदी में कई सारी धाराएं अलग अलग जगहों से आकर के मिलती हैं, तो एक नदी का निर्माण होता है। कई सारी धाराएं नदी के मार्ग में उसमें आके मिलती हैं, जुड़ती हैं, तो एक नदी का विकास होता है। कई सारी धाराएं मिलती हैं तब एक नदी का विकास होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अब ये जो पूरा का पूरा एरिया है जहां तक का जल एक नदी में आके मिल रहा है, इसे हम नदी द्रोणी के नाम से जानते हैं। जहां तक का जल एक नदी में आके सम्मिलित हो रहा है वो सारा क्षेत्र जो होगा ये नदी द्रोणी माना जाएगा। इसे हम कहेंगे नदी द्रोणी, नदी द्रोणी या रिवर बेसिन कहा जाएगा। यह है रिवर बेसिन। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, तीन शब्दों को परिभाषित किया गया है, तीन शब्दों का मतलब बताया गया है। सबसे पहले हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि वाटर डिवाइड क्या होता है, जल विभाजक क्या होता है। जल विभाजक वो उच्च क्षेत्र है जहां से नदियां दो भिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, जहां से नदियां अलग अलग दिशा में बहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि इधर की नदी इधर आएगी या इधर की नदी इधर आएगी। तो ये हो गया जल विभाजक। अब ये जो पूरा जल विभाजक है, तो इस जल विभाजक से मान लीजिए नदी की शुरुआत हुई, तो वहां पर पहले शुरुआत में कुछ छोटी बड़ी धाराएं मिलेंगी तो एक नदी का रूप तैयार होगा। तो जहां से ये नदी अपना जल प्राप्त कर रही है, छोटी छोटी धाराओं के मिलने से एक नदी निर्मित हो रही है, तो वो जो उच्च क्षेत्र है उसको हम नदी का जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहा जाता है। ठीक है ना, यहां पर कैचमेंट एरिया कहा जाता है, जहां से नदी शुरू होती है कैचमेंट एरिया उसको कहते हैं। और जितनी दूर तक का जल उस नदी में सम्मिलित हो रहा है सहायक नदियों के माध्यम से, वो सारा का सारा नदी का द्रोणी या नदी का बेसिन माना जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने कुछ बेसिक चीज आपको बता दी नदी के बारे में। अब जब जल विभाजक शब्द को हम लोग यहाँ पे समझे हैं या जाने हैं कि जल विभाजक क्या है, तो अब हम लोग भारत के संदर्भ में थोड़ा देखें कि हमारे भारत के संदर्भ में जल विभाजक कहाँ है, क्या है, उसका स्थिति क्या है। थोड़ा सा भारत के संदर्भ में बात कर ली जाए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। देखिएगा, हमारे भारत के संदर्भ में जल विभाजक जो है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हमारे भारत के संदर्भ में आप यहां पर देखते हैं कि ये पश्चिमी घाट है, इस तरह पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के अतिरिक्त आप देखते हैं कि यहां पर इस तरह से ये सतपुड़ा पर्वत है, यहां पर महादेव है, इसके बाद यहां विंध्यन पर्वत है, इस तरह ये विंध्यन पर्वत है। और उसके बाद यहां पर ऐसे अरावली है, इस तरह अरावली है जो दिल्ली तक पहुंचती है। और अरावली के बाद दिल्ली और हरियाणा कटक जिसको कहते हैं, दिल्ली हरियाणा कटक जो इस तरह से
आपको शिवालिक तक देखने को मिलेगी। दिल्ली हरियाणा कटक अंबाला तक पूरा है, दिल्ली हरियाणा कटक अंबाला तक। गौर करेंगे इस चीज पर। यहां पर यह है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। इस तरह से है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा। यहां पर है मैकाल श्रेणी, ये मैकाल श्रेणी है। इसके बाद ये विंध्यन श्रेणी है, इस तरह से विंध्यन श्रेणी है। यहां पर अरावली है, इस तरह अरावली है। और इसके बाद आगे है, ये है दिल्ली अंबाला कटक, दिल्ली अंबाला कटक। तो आप समझिए, अब ये जो चीज मैंने आपके सामने रखी है, ये जो चीज हमने आपके सामने प्रदर्शित किया है, ये है आपका पूरा का पूरा भारत का जल विभाजक का एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के इधर की नदी बंगाल की खाड़ी में जाएगी, इसके इधर की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाएंगी, इधर की नदियां बंगाल की खाड़ी में जाएंगी, और इस लाइन के पश्चिम की जो भी नदियां होंगी सब अरब सागर में गिरेंगी। जैसे आप देखिएगा दिल्ली अंबाला कटक, इससे पश्चिम में सतलुज है, ब्यास है, रावी है, झेलम, सिंधु, ये सब पश्चिम में जाके अरब सागर में गिरती हैं। यहां से घग्गर निकलती है, यहां से लूनी निकलती है, सब पश्चिम में बहती हैं। यहाँ नर्मदा है, तापी है, ये पश्चिम में बहती हैं। यहां से छोटी छोटी बहुत सारी नदियां पश्चिम में बहती हैं। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, यही भारत का जल विभाजक है, यही हमारे इंडिया का वाटर डिवाइड है या जल विभाजक है। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे इस चीज को। ये भारत का जल विभाजक है, जहां से भारत का ये जल विभाजक है, जहां से आप देख सकते हैं कि नदियां भिन्न दिशाओं में बह रही हैं। इसके पूरब की नदियां बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं, और इसके पश्चिम की जो नदियां हैं वो पश्चिम की नदियां जो है ये अरब सागर में जाके गिर रही हैं, अरब सागर में जाके गिर रही हैं। तो ये हमारे इंडिया का जल विभाजक माना जाता है। समझ में आई बात? यहां तक क्लियर है? उम्मीद करिएगा समझ में आया हो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। न समझ में आए तो इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो यहां तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं सब समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से यहां पर जल विभाजक क्या है हमने जाना। बस इतना समझिए कि जल विभाजक के पूरब की नदियां पूरब में बहेंगी, इसके पश्चिम की नदियां पश्चिम में बहेंगी। ये उच्च क्षेत्र है, ऊंची भूमि है, और इसके इधर पूरब की ओर, इधर पश्चिम की ओर नदियां बहेंगी। दूसरी बात, पूछा जाए कि जल विभाजक में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट है, सतपुड़ा है, मैकाल है, विंध्यन है, अरावली और दिल्ली अंबाला कटक। ये सब के सब जो हैं, ये सब के सब, मतलब पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, मैकाल, विंध्यन, अरावली और दिल्ली अंबाला कटक, ये भारत में जल विभाजक का काम करता है, जल विभाजक के काम करते हैं। अब चलिए, जल विभाजक आपको बता दिया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए। अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा और मैं अब बताऊंगा कि भारत की नदियों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, भारत की नदियों को कितने वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है, भारत की नदियों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो हमारे इंडिया की जो नदियां हैं, इन नदियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। चलिए फिर से इसको नोट करेंगे। भारत की नदियां, अगेन एक हेडिंग करते हैं, भारत की नदियां, भारत की नदियां। भारत की जो नदियां हैं, इन्हें हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। भारत की नदियों को 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं, 3 भागों में बांटा जा सकता है भारत की नदियों को। भारत की नदियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली है हिमालयी नदियां। दूसरा जो ग्रुप है नदियों का, जो दूसरा ग्रुप है, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। और जो तीसरा ग्रुप है नदियों का, इसे हम कहते हैं, जो तीसरा ग्रुप है इसे हम कहते हैं रेगिस्तानी नदियां। तो भारत की नदियों को हम 3 वर्ग में बांट सकते हैं, 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है भारत की नदियों को। पहली कैटेगरी है नदियों की, इसे हम कहते हैं हिमालयी नदियां। सबकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिन पे प्रश्न बनता है, तो इनको आप समझ लीजिए थोड़ा। हिमालयी नदियां, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो हिमालयी नदियां हैं। जो नदियां हिमालय से निकलती हैं वो हिमालयी नदियां हैं।
तो सबसे पहली कैटेगरी है हिमालयी नदियों की। दूसरी जो कैटेगरी है हिमालयी नदियां, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां। अब जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये दक्षिण भारत में प्रवाहित होती हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है रेगिस्तानी नदियां। कभी कभी जब बारिश वारिश होती है तो रेगिस्तान में भी नदियां बहने लगती हैं। तो अब रेगिस्तानी नदियां कौन सी है आपको पता भी होगा, जो लूनी नदी है, घग्घर नदी है, ये सब रेगिस्तानी नदियों की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से हमारे भारत की नदियों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पर जो तीन पार्ट है, तीनों पार्ट को थोड़ा समझते हैं, इनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हिमालयी नदियां। निश्चित रूप से हिमालयी नदियां कहां से निकलेंगी, तो हिमालय से निकलेंगी। इस बात को ये तो स्पष्ट है कि हिमालयी नदियां कहां से निकलेंगी, तो हिमालय से निकलेंगी। हिमालयी नदियां हिमालय से निकलती हैं। हिमालयी जो नदियां हैं, हिमालयी नदियां, ये नदियां मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून, पश्चिमी विक्षोभ तथा हिमगलन से मानसून, पश्चिमी विक्षोभ तथा हिमगलन से जल प्राप्त करती हैं। जल प्राप्त करती हैं मतलब ये ऐसी नदियां हैं जो हिमगलन से, पश्चिमी विक्षोभ से और मानसून से जल प्राप्त करती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनकी क्या विशेषता है, इन्हें मानसून के द्वारा जल प्राप्त होता है। मानसून के द्वारा जल प्राप्त होता है। और जो रेगिस्तानी नदियां हैं ये भी एक प्रकार की बरसाती नदियां हैं। मानसून से इन्हें भी जल प्राप्त होता है। मानसून से इनको भी जल मिलता है या जल प्राप्त होता है, मानसून से प्राप्त होता है। मतलब हिमालयी नदियों को हम देखेंगे तो हिमालयी नदियां जो जल प्राप्त करती हैं वो तीन सोर्स से प्राप्त करती हैं। हिमालयी नदियां तीन स्रोत से जल प्राप्त करती हैं, ठीक है ना। तीन तरीके से, तीन तरह से नदियां जल प्राप्त करती हैं। अब ये जो तीन तरह से नदियां जल प्राप्त करती हैं, जिसमें मानसून भी है, पश्चिमी विक्षोभ भी और हिमगलन भी है। बर्फ पिघलता है तब भी इनको जल मिलता है। तो आप देखिए, जब गर्मी का समय होगा तो मानसून से जल प्राप्त होगा, मतलब बरसात के समय में, गर्मी नहीं बरसात के समय में। सर्दियों के समय में पश्चिमी विक्षोभ होगा तो उससे वर्षा भी होगी और हिमपात भी होता है, तब भी जल प्राप्त होगा। और बाकी समय में जब कोई बारिश वारिश नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हिमगलन होगा और हिमगलन से जल प्राप्त होगा। हिमगलन से जल की प्राप्ति होगी। तो इसका मतलब जो हिमालय से निकलने वाली नदियां उनमें तो हमेशा ही जल होगा। यही वजह है कि जो हिमालयी नदियां हैं ये सदा नीरा नदियां हैं। ये सदा नीरा है, हमेशा जल है इनमें। ये सदा नीरा है मतलब इनमें जल हमेशा है, सदा नीरा है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये सदा नीरा नहीं है, ये मौसमी नदियां हैं। ये मौसमी नदियां हैं। क्यों मौसमी है, क्योंकि इनको जल आपने लिखा है अभी या समझा है अभी कि इनको जल मानसून से प्राप्त होता है। तो मानसून हमेशा तो है नहीं, सालों भर तो है नहीं। तो इसी वजह से इनमें चूंकि हमेशा जल नहीं होता है, मानसूनी नदियां हैं, मतलब मानसून सीजन में जल होता है। और रेगिस्तान का जो नदियां हैं ये भी बरसाती नदियां होती हैं। बरसाती नदियां या बरसाती नदियां कहने का मतलब ये भी एक प्रकार की मौसमी नदियां ही हैं, लेकिन ये तो वास्तव में ये जो नदियां हैं, ये जो रेगिस्तानी जो नदियां हैं, ये नदियां वास्तव में सिर्फ मानसून के सीजन में ही इनमें पानी होता है, उसमें भी पूरे मानसून में नहीं होता है। जब बारिश होती है तो होता है, नहीं तो मानसून सीजन में भी सूखी रहती हैं ये, ठीक है ना। तो इनकी तीनों की अलग विशेषताएं हैं, तीनों के बारे में आप समझते जाइए। इस विशेषता पे प्रश्न बनता है, ये जो विशेषता है इस विशेषता को आधार बना के प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की नदियों में ये तीन कैटेगरी है, तीनों की अपनी क्या क्या विशेषता है, तीनों नदियों की क्या क्या विशेषता है, ऐसे प्रश्न आते हैं।
तो अभी हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया है कि जो हिमालय की नदियाँ हैं, ये हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय और रेगिस्तानी जो नदियाँ हैं, इनकी क्या विशेषता है। अब इसके बाद जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, जब वो सदा नीरा नहीं है, तो सालों भर नहीं बहेंगी। मतलब गर्मियों में ये सूखने वाली नदियाँ होती हैं, वो तो ऐसी सूखी रहती हैं, रेगिस्तानी तो सूखी रहती हैं, गर्मियों में ये भी सूख जाती हैं। इस तरह की नदियाँ हैं। चलिए अगली विशेषता, जब हमने जाना कि जो हिमालयी नदियाँ हैं ये सदानीरा हैं, हमेशा जल है इन नदियों में, तो इसका मतलब अब क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि इन नदियों में चूंकि जल की मात्रा ज्यादा है, अब जब ये अपने मार्ग से बहेंगी तो अपर्दन बहुत ज्यादा करेंगी, कटाव बहुत ज्यादा करेंगी। मतलब इन नदियों में अवसाद बहुत होता है और जल बहुत होता है, तो इस वजह से ये अपने मार्ग का कटाव करती हैं, मार्ग का बहुत ज्यादा इरोजन करती हैं। जब मार्ग का कटाव करती हैं तो ये वी आकार की घाटियां बना देती हैं, गॉर्ज बना देती हैं, वी आकार की घाटियां बना देती हैं। ठीक है ना, वी आकार की घाटियां बना देती हैं, गॉर्ज बना देती हैं। तो ये वी आकार की घाटियां एवं गॉर्ज बनाती हैं। ठीक है ना, आकार, वी आकार की घाटियां और गॉर्ज बनाती हैं। क्यों ऐसा हो पाया, क्यों इन्होंने गॉर्ज बनाया? क्योंकि ये हमेशा बहेंगी। जब हमेशा बहेंगी तो स्थल को काटेंगी, काट करके वी शेप की वैली बना देंगी, वी आकार की ऐसी घाटियां। जब भी आप पहाड़ों में जाओगे आप देखोगे कि इस तरह की घाटियां पहाड़ में ऐसे बने होते हैं और बीच में ऐसे नदी बह रही है और इस तरह नदी बह रही है और आप ऐसे देखेंगे कि इस तरह से घाटियां बनी हुई हैं। अब गौर करिएगा, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, अब प्रायद्वीपीय नदियों के साथ क्या है कि ये मौसमी नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? मौसमी नदियां हैं। तो अब इस तरह से प्रायद्वीपीय नदियां जब मौसमी नदियां हैं, हमेशा जल नहीं है इनमें, ठीक है ना, तो जब हमेशा जल नहीं है तो इसकी वजह से अपर्दन ज्यादा नहीं हो पाएगा। एक तो ये कारण है, क्योंकि हमेशा जल नहीं है तो अपर्दन नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात यहां पे समझिएगा, एक तो अपर्दन नहीं हो पाएगा इस नदी से, और दूसरी समस्या क्या है कि इन नदियों में पर्याप्त जल नहीं है। ऊपर से ये जहां गुजर रही हैं वो प्रायद्वीप की चट्टानें हैं, प्रायद्वीप की चट्टानें कठोर होती हैं। हिमालय नया बना भाग है, उसकी चट्टानें उतनी कठोर नहीं होती हैं, तो हिमालय की चट्टानें कठोर नहीं तो वी आकार की घाटियां बन जाती हैं। लेकिन दक्षिण भारत की जो चट्टानें बहुत हार्ड है, कठोर है, प्राचीन चट्टानें हैं, उनका ज्यादा कटाव नहीं होता है। तो इसका मतलब जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये खुली घाटियां बनाती हैं, ओपन वैली बनाती हैं, इनकी घाटियां खुली सी रहती हैं। ठीक है ना, और एक तो जल नहीं है, ऊपर से कठोर चट्टानों से गुजरती हैं, इसीलिए इनकी घाटियां ओपन होती हैं, खुली होती हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियों में इनकी घाटियां इनकी घाटियां खुली व विस्तृत होती हैं, खुली व विस्तृत होती हैं। तो यहां पर इनकी घाटियां थोड़ी फैली होती हैं, विस्तृत होती हैं। क्यों होती हैं मैंने आपको समझाया, इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कठोर चट्टानों से गुजरती हैं, जल भी ज्यादा नहीं होता है, इस वजह से ऐसा होता है। अब रेगिस्तानी नदियों की, जैसा कि मैंने रेगिस्तानी नदियों के लिए बताया कि ये बरसाती नदियां हैं। बरसाती नदियां कहिए चाहे मौसमी नदियां कहिए, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बरसाती नदियां कहिए चाहे मौसमी नदियां कहिए, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है। बस अंतर इतना होता है कि मौसमी नदियों में पूरे एक सीजन में पानी होता है, जैसे बरसात के सीजन में पूरे बरसात के सीजन में पानी होगा। जैसे आप दक्षिण भारत की नदियों में देखेंगे तो बरसात शुरू हो जाएगी जब, तो पूरे नदियों में पानी होगा और ये पानी लगभग 6-7 महीने तक बना रहेगा उनमें। 6-7 महीने 8 महीने तक पानी रहता है, 6-7 महीने तक, क्योंकि दक्षिण भारत में बारिश लंबे समय तक होती है। लेकिन जो बरसाती नदियां हैं वो भी मौसमी नदियां हैं, लेकिन उनकी विशेषता क्या है, उनमें पानी बहुत लिमिटेड टाइम का, मतलब पूरे मानसून में भी पानी नहीं होगा उनमें। अब मौसमी में तो पूरे मानसून में पानी है, पूरे बरसात के समय पानी है, लेकिन बरसाती नदियों में पूरे मानसून के सीजन में भी पानी नहीं होता है। उसमें पानी तभी होता है जब उस क्षेत्र में बरसात होती है, और जब बारिश होगी तो पानी होगा, नहीं तो सूख जाएंगी वो नदियां, रेगिस्तान में सूख जाती हैं। तो इसका मतलब कि वो भी एक प्रकार की मौसमी है, लेकिन वो नदियां पूरी तरह बरसात पे निर्भर करती हैं। पूरे मानसून के सीजन में भी पानी नहीं होता, सूख जाया करती हैं ऐसी नदियां। तो इस तरह से जब इनमें जल ही नहीं है तो इनकी जो घाटियां हैं, इनकी घाटियां प्रायः सूखी रहती हैं, प्रायः सूखी रहती हैं। तो ये इनकी विशेषता होगी, प्रायः सूखी रहती हैं। ठीक है,
प्रायः सूखी रहती हैं। दूसरी बात, हिमालयी नदियां हिमालय से निकल रही हैं, हिमालय की जो चट्टानें हैं वो कमजोर मुलायम प्रकार की चट्टानें हैं। तो कमजोर और मुलायम प्रकार की जो चट्टानें हैं, तो इसकी वजह से हिमालय का कटाव ज्यादा हो जाता है, तो ये नदियां गहरी घाटियां बना देती हैं, लेकिन अपने साथ काफी मलबा लेके चलती हैं, काफी अवसाद लेके चलती हैं। मतलब इन नदियों में अवसाद का भार ज्यादा होता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां चूंकि दक्षिण भारत के कठोर चट्टानों से गुजरती हैं, इसलिए इनमें अवसाद का भार उतना ज्यादा नहीं होता, होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। और रेगिस्तानी नदियां जो हैं, ये रेगिस्तानी नदियां तो बीच में ही सूख जाती हैं, ये नदियां बीच में ही सूख जाती हैं ये नदियां, तो इसी वजह से इनमें उतना अवसाद का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, ये भी इस बात हम नोट कर लेते हैं, इस बात को भी लिख लेते हैं कि हिमालयी नदियां, इनमें अवसाद भार अधिक होता है, इनमें अवसाद भार अधिक होता है, अवसाद भार अधिक होता है, अवसाद का लोड ज्यादा होता है, अवसाद भार अधिक होता है। लेकिन ये जो नदियां हैं, इनमें अवसाद भार कम होता है, अवसाद का लोड इनमें थोड़ा कम होता है। ठीक है, और रेगिस्तानी नदियों के बारे में क्या कहना? रेगिस्तानी नदियों में जब पानी ही नहीं है तो क्या अवसाद क्या घाटी, बस इतना है कि रेगिस्तानी में है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब बारिश वारिश होगी तो थोड़ा पानी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह से हम ध्यान रखते हैं। अब इसके बाद गौर करिएगा कि इतना समझने के बाद अब हम बात करेंगे कि जो हिमालयी नदियां हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में कैसी संरचनाओं का निर्माण होता है। तो जो हिमालयी नदियां हैं जब मैदानों में आती हैं, तो मैदानों में जाकर के ये विसर्प बनाने लगती हैं, ऐसे विसर्प बनाते हुए बहती हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं कठोर चट्टानों से गुजरती हैं, ज्यादा आसानी से धरती कटती नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो नदियां सीधे रास्ते से बहती है, विसर्प नहीं बना पाती है, मतलब आड़े तिरछे रास्ते से नहीं बहती हैं, वो सीधे रास्ते से बहती हैं। ये भी एक इनकी विशेषता होती है। मतलब जो हिमालयी नदियां हैं, तो हिमालयी नदियां अपने मार्ग में मैदानों में जब ये प्रवेश करते हैं तो विसर्प बनाती हैं, विसर्प बना के बहती हैं। ये नदियां मैदानों में विसर्प, मियांडर जिसको बोलते हैं, विसर्प या मियांडर बनाती हैं, जिससे गोखुर झील, गोखुर झील या छाड़न झील इसको कहते हैं, गोखुर झील या छाड़न झील का निर्माण होता है, गोखुर झील या छाड़न झील का निर्माण होता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ध्यान रखिएगा, ये सीधे मार्ग से बहती हैं, ये सीधे मार्ग पर बहती हैं, बहुत आड़ा तिरछा नहीं होता है। ठीक है, विसर्प का मतलब क्या होता है? नदी जब बहती है, तो गौर करना इस चीज को, नदी नदी जब बहती है तो नदी के मार्ग में इस तरह से मैदानों में ऐसा विसर्प का निर्माण हो जाता है। इस तरह से नदी के मार्ग में आप देखोगे तो ऐसे विसर्प बन जाता है, ऐसे विसर्प बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे नदी बहती है। तो अब ये जो विसर्प है, कई बार क्या होता है कि नदी ऐसे मिल जाती है, जैसे नदी एक आपस में ही नदी की धारा यहीं से ऐसे, जैसे समझ लीजिए यहां से ऐसे मिल गई, नदी की धारा ऐसे मिल गई, एक दूसरे से यूनाइट हो गई। ठीक है, तो नदी की धारा यहां से ऐसे ऐसे यूनाइट हो गई, इस तरह से यूनाइट हो गई कट करके। जब कट की यूनाइट हो गई तो ये जो एक बगल वाला भाग है ना, ये लूप छूट गया, और जब छूट गया तो ये साइड में एक झील के समान दिखाई देने लगता है, जिसे हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए नदी की धारा ऐसे आपस में जुड़ गई, आपस में जुड़ गई, और जो पहले वाला भाग था वो इस तरह से साइड में छूट गया, बच गया। तो जो साइड में बच गया, ये होगी गोखुर झील, गोखुर झील, जिसमें सबसे बड़ी गोखुर झील जो है वो कंवर झील है बेगूसराय में, गोखुर झील। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं यही विसर्प है, यही नदियों का विसर्प है।
ये विसर्प है, ये गोखुर झील है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां चूंकि सीधे मार्ग पे चलती हैं तो कोई इस तरह के विसर्प वगैरह बनाने का कोई मतलब ही नहीं होगा, विसर्प वगैरह बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। अब इसके बाद यहां तक हमने समझा हिमालय, प्रायद्वीपीय और रेगिस्तानी। लास्ट में एक चीज और यहां डिस्कस करते हैं कि जो हिमालयी नदियां होती हैं ये बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि अवसाद ज्यादा होता है तो मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में क्या है कि जो पूरब की ओर बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ज्वारनद मुख बनाती हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। साथ में जो रेगिस्तानी नदियां हैं इनकी अपनी एक अलग विशेषता होती है, ये अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण होती हैं, मतलब बीच रेगिस्तान में ही सूख जाती हैं, ये समुद्र तक नहीं पहुंचती हैं, झील में किसी समुद्र वगैरह में नहीं पहुंचती हैं, बीच में ही सूख जाती हैं। इसको हम कहते हैं अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये इनकी और कुछ विशेषताएं हैं, इसे भी थोड़ा सा हम लोग नोट कर लें, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये नदियां बड़े डेल्टा बनाती हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। इसके लिए लिखिएगा इसमें जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इसमें पूरब की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, पूरब की ओर बहने वाली, तो जो पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं ये तो डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं ये ज्वारनद मुख बनाती हैं, ज्वारनद मुखों का निर्माण करती है। मतलब क्या हुआ, डेल्टा मतलब यह है कि जब नदी अपने मार्ग पर बहते हुए आती है तो समुद्र के निकट आके ऐसे कई सारी शाखाओं में बट करके और अपने द्वारा लाए गए अवसाद को, अपने द्वारा लाए गए मलबा को इस तरह बीच में छोड़ देती है, और इस तरह से इस संरचना डेल्टा कहलाती है। ये डेल्टा है। ज्वार नदमुख में क्या होता है, नदी डायरेक्ट आती है और डायरेक्ट आकर के समुद्र में मिल जाती है, ये कई सारी शाखाओं वगैरह में नहीं बढ़ती है, और इसके मुहाने पर अवसाद का निक्षेपण नहीं पाया जाता है। तो ये जो मुहाना होता है इसे हम ज्वारनद मुख कहते हैं। इस तरह से ये नदी है और नदी आकर के सीधे सीधे समुद्र में मिल गई। तो ये जो मुहाना नदी का होगा, जहां पे नदी के मुहाने पे अवसाद नहीं है, नदी डायरेक्ट जाके समुद्र में मिल जा रही है, तो इस तरह से इसको हम कहते हैं ज्वारनद मुख। ये ज्वारनद मुख होता है, ठीक है। और जो रेगिस्तानी नदियां हैं, रेगिस्तानी नदियां हैं, तो इसके लिए लिखिएगा ये नदियां, ये नदियां अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का ये नदियां उदाहरण है। मतलब ये है कि बीच रेगिस्तान में ही सूख जाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि बीच रेगिस्तान में, बीच रेगिस्तान में ही सूख जाती हैं, सूख जाती हैं, ठीक है। बीच रेगिस्तान में ही सूख जाती हैं। यही पहचान होती है रेगिस्तानी नदी की, यही पहचान होती है रेगिस्तानी नदी की। समझिए इस चीज को, यही पहचान होती है रेगिस्तानी नदी की। उदाहरण देता हूं, अफ्रीका में नील नदी बहती है। अफ्रीका में नील नदी विक्टोरिया झील से निकल करके और सूडान, मतलब क्या बोलते हैं, युगांडा होते हुए, सूडान होते हुए, और दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान और मिस्र होते हुए जाकर के गिरती है अरब सागर में। तो अब अगर आप देखिए तो अफ्रीका में जो नील नदी है बहुत बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र से गुजरती है, बहुत बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र से पास करती है और जाके भूमध्य सागर में गिरती है। और इसकी तुलना में भारत की जो लूनी नदी है वो बहुत छोटे रेगिस्तानी एरिया में गुजरती है। भाई, भारत की लूनी नदी तो बहुत छोटी नदी है, और अफ्रीका की जो नदी है वो एक लंबी नदी है, ठीक है ना। तो अफ्रीका की जो नदी है वो एक लंबी नदी है, नील नदी सबसे लंबी नदी है। तो बहुत बड़े रेगिस्तानी क्षेत्रों से गुजरने के बावजूद भी, बहुत बड़े रेगिस्तानी क्षेत्रों से गुजरने के बावजूद भी उसे हम रेगिस्तानी नदी नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उसमें हमेशा पानी होता है। दूसरी बात, वो जाके भूमध्य सागर में गिरती है।
लेकिन लूनी नदी रेगिस्तानी नदी है, जबकि कम रेगिस्तान में है, उसकी तुलना में सहारा की तुलना में कम रेगिस्तान में गुजर रही है, तब भी वो रेगिस्तानी नदी है। ठीक है ना? तो रेगिस्तानी नदी क्यों है? क्योंकि बीच रेगिस्तान में सूख जाती है वो। यही इसका पहचान होता है कि ये नदियां अंतःस्थलीय उपवाह तंत्र का उदाहरण होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 9:16 17 क्या हो रहा है। अरे जो 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है ना? समय क्या हो रहा है, वो बोर्ड का टाइम इधर उधर हो गया, वो सब चेंज हो जाता है, या कुछ सेटिंग मीटिंग करी गई होगी, वो इधर हो गया होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान दीजिए जो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है? ये सारी बातें लिख नहीं सकते हम, कुछ चीजें समझने वाली है यहाँ पर। हम लोग जो चीज बता रहे हैं सीधे मार्ग पे बहती है, तो इसका कारण मैंने बताया है, लिखा नहीं है कारण, लेकिन बताया है क्यों सीधे मार्ग पे, क्योंकि जल कम है और कठोर चट्टानों से गुजरती हैं। तो मान लीजिए यही प्रश्न पूछ दिया तो, कि दक्षिण भारत की नदियां सीधे मार्ग से क्यों गुजरती हैं, तो ये समझने वाली चीज है। हर चीज नोट नहीं कर सकते हम लोग, तो इसलिए आप इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए, इधर उधर की चीजों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए, एक प्रश्न मुझे दिख रहा था गुम्फित नदी के बारे में, कि गुम्फित नदी क्या होती है। नदियां जब अपने मार्ग में बहती हैं, तो नदियां जब आपके मार्ग में जब बहती हैं, तो नदियों के मार्ग में पूरा का पूरा कई बार मलबा अवसाद भरने की वजह से और जमने की वजह से नदियों का आइलैंड बन जाते हैं, द्वीप से बन जाते हैं, उसके अगल बगल से नदी गुजरती है, वही गुम्फित नदी होती है। इसके बारे में डायग्राम बना के समझा देता हूँ। एक बहुत बड़ा सा मैसेज आया है, मुझे लग रहा है पढ़ देना चाहिए, पता नहीं मेरी तारीफ है कि शिकायत है, लेकिन लंबा चौड़ा मैसेज है, पढ़ देता हूँ। सर मैं आपकी, ये अंजलि साहू का मैसेज है। सर मैं आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं देख पाते, रिकॉर्डेड देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलिए, तारीफ ही है, तब पढ़ूं पूरा। तो तारीफ शिकायत होती तो मैं पूरा नहीं पढ़ता, फिर अभी शिकायत नहीं है तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ। अच्छा लगता है आपसे पढ़कर, मुझे ज्योग्राफी समझ नहीं आती थी, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद बहुत आसान लग रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हमारे टीचर हैं, और आप हमारे टीचर हैं। अच्छा, और मुझे आपसे पढ़ने का सौभाग्य मिला है। प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि मैं भी सफल हो जाऊंगी। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, और इसमें मेरी कोई खासियत नहीं है, आप लोग की खासियत है। चाहे कोई टीचर, हर टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, बस इतना ध्यान रखने वाली बात होती है कि अगर टीचर जो पढ़ा रहा है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो सब अच्छा ही है, और अगर आप उसको नहीं समझ रहे हैं तो सब बुरा हो जाता है, फिर कोई फायदा नहीं है। सर आप लगातार ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं, प्लीज हमेशा व्हाइट बोर्ड यूज करिए। क्यों, थोड़ा बहुत नोट कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी क्या? थोड़ा नोट भी कर लिया करो। हमेशा आप लोग जेरोक्स कराने के चक्कर में पड़े रहते हो। जब पीडीएफ देता हूं तो कहते हो कि लिख के पढ़ाओ, कि कहता हूं कि इसका जेरोक्स करा लेना, तो कहते हो कि नहीं नहीं लिख के पढ़ाइए। अब जब लिख के बता रहा हूं तो नहीं, व्हाइट लिखिए, क्योंकि इसको नोट करना, नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेरोक्स करा लेंगे। ठीक है, कभी कभी नोट भी कर लिया करिए। ठीक है, नोट करने से याद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चाप झील क्या होती है? यही चाप झील है। प्रश्न दिख रहा है, किसका प्रश्न है भाई? साजिया फातिमा, नहीं नहीं नहीं, साजिया फातिमा नहीं, वर्षा कुमारी का प्रश्न है। चाप झील क्या होती है? यही चाप झील है, जो गोखुर झील कहो, चाहे चाप झील कहो, चाहे छाड़न झील कहो, सभी की चीज है। छाड़न झील कहो, सभी की चीज है। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत सारे आप लोग के अब मैसेज आ रहे हैं, सब मैं देख रहा हूँ कि तारीफ वाले मैसेज, तो ज्यादा तारीफ वाला मैसेज नहीं पढ़ता मैं। ठीक है ना? चलिए, अच्छी बात है, ये आप लोगों की भावना है। आपका मन अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। और कहा गया कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो मैं तो मानता हूं कि आप ही लोग की खासियत है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। यहां पे समझ गए होंगे यहां तक। गुम्फित नदी एक था, गुम्फित नदी को मैं अलग से आपको बता दूंगा, जब मैं ब्रह्मपुत्र पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे गुम्फित नदी का डायग्राम बना के बता दूंगा। मैंने आपको इतना बता दिया कि भारत में कौन कौन सी नदियां हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के नदी तंत्र की। भारत में कौन कौन से नदी तंत्र हैं? सबसे पहले अब हम हिमालयी नदियों को डिटेल में समझेंगे। हिमालयी नदियां, जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियों को हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। यहां पर हिमालयी नदियों को फिर से बांटा जा सकता है। यहां पर भी 3 वर्ग है, 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। कैसे बांटा जा सकता है, समझिए इस चीज को। हिमालयी नदियों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। हिमालय में 3 नदी तंत्र आते हैं। नदी तंत्र, नदी तंत्र का मतलब होता है एक मुख्य नदी और उससे मिलने वाली जितनी सारी नदियां हैं, सब मिला करके एक रिवर सिस्टम या नदी तंत्र
नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हिमालय की जो नदियां हैं उसमें 3 नदी तंत्र, एक है गंगा नदी तंत्र, या गंगा से नहीं सिंधु से शुरू करते हैं, वैसे भी आजकल चर्चा में है ये सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, दूसरा है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो 3 कैटेगरी में हम हिमालयी नदियों को बांट लेते हैं। हिमालय में भी 3 नदियां हैं। ठीक है, तो 3 नदियों को हम हिमालय में बांट लेते हैं। अब इसके बाद सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में अब हम बात करें, सबके बारे में एक एक करके बात होगी। सबसे पहले हम सिंधु नदी से शुरुआत करते हैं। देखिए हमने एक पहले ही डायग्राम बना रखा है कि थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है इससे। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। पहली बात तो नदी तंत्र का मतलब क्या होता है? नदी तंत्र का मतलब होता है एक मुख्य नदी और उससे मिलने वाली अनेकों सहायक नदियां। ठीक है ना, एक मुख्य नदी है और उससे मिलने वाली सहायक नदियां, तो उससे मिलने वाली जितनी सहायक नदियां हैं सबको मिला करके एक नदी तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस तरह से यहां पर सिंधु नदी तंत्र की बात करें। देखिए ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें ये नदी जो है ये सिंधु नदी है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये है सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो मानसरोवर के पास से निकलती है। यहां पर एक ग्लेशियर है, मानसरोवर के निकट एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है बोखर चू। तो ये बोखर चू नाम के ग्लेशियर से तिब्बत में मानसरोवर के पास बोखर चू नाम के ग्लेशियर से निकलती है। इस तरह से है बोखर चू ग्लेशियर। तो बोखर चू ग्लेशियर से ये निकलती है तिब्बत में मानसरोवर के निकट सिंधु नदी। सिंधु नदी का प्रवेश हमारे भारत में होता है। तो जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसके मार्ग में पड़ती है एक पहाड़ी, एक पर्वत पड़ता है, जिसके बारे में आप निश्चित रूप से जान रहे होंगे क्योंकि हमने बता रखा है। आप कितना रिकॉल कर पाएंगे या कर पा रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमने जरूर बताया हुआ है कि यहां पर इसके मार्ग में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है लद्दाख पर्वत, जिसको कहते हैं लद्दाख पर्वत। इस तरह से है लद्दाख पर्वत। ठीक है, लद्दाख पर्वत। तो सिंधु नदी जो है इस तरह से लद्दाख पर्वत को काट करके भारत में आगे बढ़ती है। जहां पर सिंधु नदी लद्दाख पर्वत को कट करती है उस जगह पर एक गॉर्ज बना हुआ है, वही वी आकार की गहरी लंबी चौड़ी घाटियां जो होती हैं उसे हम गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गॉर्ज बना हुआ है यहां पर, इस गॉर्ज को एक विशेष नाम दिया गया है, इसको कहते हैं बुंजी गॉर्ज। ये है बुंजी गॉर्ज। बुंजी गॉर्ज कहां पर बुंजी गॉर्ज है? तो ये है लद्दाख में, लद्दाख में है बुंजी गॉर्ज। ठीक है, पूछा जाता है कि बुंजी गॉर्ज कहां पर है? तो लद्दाख में है। किस पर्वत में है? तो लद्दाख पर्वत में है। कौन सी नदी बनाती है? तो सिंधु नदी बनाती है। अब बुंजी गॉर्ज से काट करके यहां से नदी घुस जाती है और लद्दाख के दक्षिण में आ जाती है, लद्दाख के साउथ में आ जाती है। डिटेल में एक माइक्रो डायग्राम और बना दूंगा यहां पर। तो यहां से जब आप नदी देखते हैं आगे बढ़ती है सिंधु नदी, बुंजी गॉर्ज से काटते हुए लद्दाख को आगे बढ़ी, आगे जाकर के जब ये, तो इसका नाम फिर से एक बार लिख देते हैं यहां पर, इसका नाम अगेन लिख देते हैं, ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी यहां से जब आगे बढ़ रही है तो इसी में एक और नदी आकर के मिलती है उत्तर की ओर से। उत्तर की ओर से एक नदी इसमें आकर के मिल जाती है, उत्तर की ओर से मिलती है और कराकोरम श्रेणी से मिलती है। यहां पे कराकोरम श्रेणी से एक नदी आके मिलती है, इस तरह इसका नाम है श्योक नदी। यह है श्योक नदी, श्योक इसमें जुड़ जाती है। इसी तरह से गिलगित बाल्टिस्तान की ओर से एक नदी आके मिलती है, इसको गिलगित नदी कहते हैं। ये गिलगित है, ये गिलगित बल्तिस्तान की ओर से आके मिलती है, गिलगित नदी, श्योक गिलगित। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान में प्रवेश कर गए। अब पाकिस्तान में इसमें कुछ नदियां आके मिलती हैं जगह जगह, जैसे एक है काबुल, एक है कुर्रम और एक है गोमल। काबुल, एक काबुल नदी है अफगानिस्तान की ओर से आ रही है, एक कुर्रम है और एक है गोमल। काबुल, काबुल, कुर्रम और गोमल।
तो इस तरह की नदियां इसमें आके मिलती हैं। काबुल, कुर्रम, गोमल, ये राइट साइड से मिल रही हैं, दाहिनी ओर से मिल रही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी से मिलने वाली नदियां जो राइट साइड से मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम, गोमल, ये सब दाहिनी ओर से मिल रही हैं। अब इसके बाद ये जो सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, तो अब इसमें बाईं ओर से भी कुछ नदियां मिलती हैं। अब बाईं ओर से जब इसमें नदियां मिलती हैं तो वो कौन कौन सी होती हैं, उससे भी गौर करिए आप। यहां से एक नदी मिलके जास्कर रेंज से इस तरह जाके मिलती है, इसको कहते हैं जास्कर नदी, इसका नाम है जास्कर, इसका नाम है जास्कर। ये जास्कर नदी है, जास्कर इसमें आके मिलती है, ठीक है। जास्कर नदी जाकर के बाईं ओर से मिलती है। उसके बाद इसमें मिलती है पंचनद, पंचनद इसमें आके मिलती है, जास्कर नदी फिर पंचनद मिलती है। अब ये जो पंचनद है, इस पंचनद में आप गौर करेंगे, यहां पर जो पहली नदी है, पंचनद की जो पहली नदी है वो है झेलम, झेलम जिसका पानी अभी रोक दिया गया था सिंधु का, झेलम का, और फिर छोड़ भी दिया गया पाकिस्तान की ओर। तो ये झेलम नदी है। झेलम के दक्षिण में जब आप आते हैं तो यहां पर जो अगली नदी है उसका नाम है चेनाब, अगली नदी है इसका नाम है चेनाब, ठीक है, झेलम चेनाब। चेनाब के दक्षिण में आते हैं तो यहां पर अगली नदी है रावी, रावी सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी तो बस बता भर रहा हूं कि है कहां पर ये, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी। और रावी के बाद एक और नदी इसमें आकर के मिलती है, रावी के बाद एक और नदी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है ब्यास नदी, जो इसमें मिलती है इसका नाम है ब्यास नदी। रावी के बाद अगली नदी है ब्यास, और ब्यास नदी के बाद उसके दक्षिण में आकर के मिलती है सतलज नदी, ये है सतलज, ये सतलज नदी है, ठीक है, सतलज मिलती है। आप देख सकते हैं ये सतलज है, इस तरह से सतलज नदी मिलती है। अभी कहां से, हाँ छोड़ता हूं अभी 5 मिनट में, 5 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सारी नदियां मिल रही उत्तर से दक्षिण के क्रम में। समझ में आ रहा है, क्लियर तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हो। सारा डायग्राम एक ही पे नहीं बनाऊंगा, अलग अलग डायग्राम रहेगा, ठीक है ना। अभी तो बस मैंने परिचय दिया है नदियों का, फिर इनके बारे में जब कुछ बात आएगी, अभी इसके बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसके बारे में अलग डायग्राम बना दूंगा। अभी तो बस ये हम जाने कि मुख्य मुख्य नदियां कौन सी हैं जो इसमें मिल रही हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहां तक समझ गए, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब इसके बाद आप देखिए आगे चल के ये झेलम नदी इस तरह से जा रही है, ये झेलम है, ये चेनाब है, चेनाब, झेलम, चेनाब। चेनाब जो है ये माना जाता है कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो चेनाब है ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। उसके बाद रावी नदी है, और आप देख सकते हैं ये सतलज नदी है, ये सारी सतलज नदी हो गई, क्रमिक रूप से ये मिल रही है। अब ये सारी नदियां एक दूसरे से मिलते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए फाइनली पहुंचती हैं कहां पर, पाकिस्तान में, एक दूसरे से मिलते हुए फाइनली पहुंचती हैं पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जब ये सारी एक दूसरे से मिलने के बाद, और जब ये मिलती हैं पाकिस्तान में, सब एक दूसरे से मिल करके और इस तरह जब पाकिस्तान में मिलती हैं, तो इनको कहा जाता है पंचनद, इसको कहते हैं पंचनद, पंचनद नाम देते हैं इसको, पंचनद। अब पंचनद कहां मिलता है पाकिस्तान में, पंचनद कहां जुड़ती है इनसे, तो पंचनद जुड़ती है पाकिस्तान के मिठानकोट में, ये जगह है मिठानकोट, और इसी मिठानकोट में जाके पंचनद मिल जाती है, मिठानकोट में। तो अगर कहा जाए कि सिंधु की बाईं ओर की सहायक नदियां कौन सी है, तो आप बताएंगे, या तो अलग अलग बताइए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और नहीं तो कहिए पंचनद, पंचनद जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है ना। और इस तरह से ये पूरी नदियां जाकर के जुड़ जाती हैं मिठानकोट में। तो ये पूरा नदी का एक तंत्र मैंने आपको समझाया है, अभी हम इसमें और डिटेल में जाएंगे, अभी तो बस एक छोटा सा परिचय भर है, हर नदी का डिटेल होगा। यहां पर ये राकस ताल है, राकस झील या राकस ताल कहते हैं, जहां से निकलती है, राक्षस ताल भी कह सकते हैं, राकस या राक्षस बोलते हैं। और घुसती कहां से है भारत में, तो यहां पर है शिपकीला नाम का दर्रा,
शिपकीला एक दर्रा है, एक पास है शिपकीला नाम से, जहां से ये नदी प्रवेश कर जाती है भारत में। सतलज की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से क्रमिक रूप से ये नदियां आकर के फिर मिठानकोट में मिल जाती हैं। तो ये एक परिचय था भारत के सिंधु नदी तंत्र का। सिंधु नदी तंत्र का ये परिचय है। अब इसके बाद यहां तक हमने जान लिया सिंधु नदी तंत्र का, इतना हमने एक अनुभव मतलब इतना हमने समझ लिया। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे कि इन नदियों के बीच में कौन सा दोआब क्षेत्र है, क्योंकि पूछा जाता है कि एक नदी से दूसरे नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब कहते हैं। तो यहां पर दोआब क्षेत्र कौन सा है, ठीक है ना, दोआब क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, इन नदियों के बीच में। अब लिखने वाला टाइम तो आज नहीं होगा उतना, लेकिन इसके बारे में दोआब क्षेत्र में आपको बता दूं कि इसके बीच में दोआब क्षेत्र कौन सा है, गौर करिएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि यहां पर ये सिंधु है, ये झेलम है, इस तरह से ये झेलम है, झेलम, और इसके बाद यहां पर है झेलम के बाद इस जगह पे ये है चेनाब, ये चेनाब है। इसके बाद ये रावी है, रावी, रावी के बाद यहां पर एक नदी है जो ये ब्यास नदी है, इस तरह से ये ब्यास है, ब्यास है, और उसके बाद है दक्षिण में सतलज, ये सतलज है। तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है दोआब क्षेत्र कहते हैं। जैसे झेलम और चेनाब के बीच में, तो झेलम और चेनाब के बीच का ये जो क्षेत्र है इसको नाम देते हैं चाज दोआब, इसको कहा जाता है चाज दोआब, चाज दोआब। चाज क्यों कहते हैं, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। चाज क्यों कहते हैं, च मतलब चेनाब, झ मतलब झेलम, दोनों नदियों का नाम मिक्स है इसमें, ठीक है ना, दोनों नदियों का नाम मिक्स है यहां पर, इस तरह से चाज दोआब इसको कहते हैं। अब इसके बाद झेलम चेनाब, और इसके बाद झेलम चेनाब के बाद यहां पर चेनाब और रावी। अब चेनाब और रावी के बीच में भी यहां पर इस तरह से, चेनाब और रावी के बीच में भी यहां पर एक इस तरह से दोआब क्षेत्र है दोनों नदियों के बीच में। तो ये जो चेनाब और रावी के बीच में है इसको कहते हैं रचना दोआब, इसको कहते हैं रचना दोआब।